यानी पूरे साउथ एशिया में अगर हम देखें तो कोई एक मुल्क जो तरक्की करता हुआ हमें नज़र आ रहा है वो है इंडिया, और ऐसी तेज़ रफ्तारी से भाग रहा है। चाइना ने पहली बार एडमिट किया है कि भारत राइज कर रहा है और चाइना डूब रहा है। आपने कभी भी चाइनीज लीडरशिप से ये बात नहीं सुनी होगी। मुझे इतना गर्व होता है चाइना में रहकर ये बातें जब मैं सुनता हूं। और वो कह रहे हैं कि दुनिया के बहुत सारे जो ममालिक हैं वो गैप ब्रिज कर रहे हैं। गैप ब्रिज करने से मुराद यह है कि अमेरिका फेल हो गया है। तो जो डॉक्टर जयशंकर की ये अप्रोच है कि गैप को ब्रिज करना है, वन थिंग। सेकंड थिंग ये है कि जी 125 ममालिक ग्लोबल साउथ के जो है वो मारने वाला काम अभी भी हम नहीं कर रहे। यानी कि जो हेजिटेंसी चाइना के अंदर है वो ये है कि जो प्रॉब्लम्स है वो डीप रूटेड है। इसको अब ठीक कैसे किया जाए। और शी जिनपिंग की जो पोजीशन है बड़ी ही प्रिकेरियस हो गई। जयशंकर ने कहा है कि 125 मुल्कों को हम लीड करने को तैयार है। अभी तक अगर हम देखें तो अमेरिका और अमेरिका के साथ वाले जो 10-15 देश हैं, और उसके अलावा जो रूस हो गया, चीन हो गया, भारत हो गया, इस प्रकार के टोटल 20-22 देश बैठते हैं जो पूरी दुनिया को डोमिनेट करते थे। पूरी दुनिया इन्हीं देशों के हिसाब से चलती थी। और अमेरिका तो चलो फिर भी थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में करता था चीज़ें, खुद पर्दे के सामने नहीं आता था, पर्दे के पीछे रहता था, सब कुछ प्लानिंग उसी की होती थी। बट वो चाहे वो कहीं तख्ता पलट कर आ रहा है, चाहे वॉर करा रहा है, सब कुछ उसकी प्लानिंग है, बट वो सामने नहीं आता। तो बहुत ही ढका छुपा तरीका, तो पकड़ नहीं पाते थे। चीन आया, चीन से दुनिया को उम्मीद थी कि शायद ये हमको न्याय दिलाएगा अमेरिका के अत्याचार से, मगर चीन ने उससे भी बुरा हाल कर दिया। चीन तो बिल्कुल उस तरह से चीज़ों को हैंडल करता है जिस तरीके से ब्रिटिशर्स करते थे एक ज़माने में। जो कॉलोनियल एरर था ना, मार दो, पीट दो, काट दो, ये कर दो, वो कर दो, पाबंदियाँ लगा दो, वो चीज़ भी चीन ने करी। अब दुनिया के लगभग 65% देश जो हैं वो सफोकेटेड फील करने लगे, और आज उनको अपना एक ही पालनहार संकट मोचक नजर आ रहा है, वो है भारत। चाइना ने पहली बार एडमिट किया है कि भारत राइज कर रहा है और चाइना डूब रहा है। आपने कभी भी चाइनीज लीडरशिप से ये बात नहीं सुनी होगी। मुझे इतना गर्व होता है चाइना में रहकर ये बातें जब मैं सुनता हूं। आज चाइना ने एक एलसिड जो ये इन्वेस्टमेंट्स वाला जो शेयर था जो 3 रुपए से 2,70,000 पे पहुंच गया 2-3 दिनों में, उन्होंने बोल दिया है इसका मतलब है कि भारत के फंडामेंटल स्ट्रांग हैं। भारत है जिसे हमें प्लग करना पड़ेगा। मैं कई बार ये वीडियोस बनाता हूं और टाइम से पहले बनाता हूं। क्यों? मैं चाइना के अंदर बहुत देर से रह रहा हूं। मैं यहाँ पे जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी दिखाता हूं, जो चीज़ें अच्छी नहीं है वो भी बताता हूं, और इंडियन गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन भी करता हूं। क्यों? ताकि भारत वो गलतियां ना करे जो चाइना ने पिछले 15-20 सालों में गलतियां करी। बहुत गलतियां हैं जो चाइना ने करी हैं और कहीं ना कहीं हम भी करते जा रहे हैं। इसलिए सिट टाइट। अगर आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, आपको भी ये वीडियो पसंद आएगा। रीजन वो फेस कर रहे हैं पहली बार एक स्लगिश इकोनॉमी, जो कि एक स्टिमुलस पैकेज दिया जाता है तो भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। यानी कि एक आदमी जो आईसीयू के अंदर हो उसे बार बार ऑक्सीजन दिया जा रहा है, ब्लड दिया जा रहा है, ग्लूकोज दिया जा रहा है और दवाइयां दी जा रही हैं, उसके बाद भी वो रिवाइव नहीं कर पा रहा। वही सिचुएशन यहां पर हो गई। अब मार्केट ने बोला कि हमें 1-2 ट्रिलियन का तो स्टिमुलस पैकेज इमीडिएटली चाहिए। गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया 10 ट्रिलियन देंगे। दो क्या, हम तो 10 देंगे। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, ठीक है जी। सो इसको डू नॉट इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। लेकिन आज इंडियंस जो बाहर बैठे हुए हैं ना, इतनी बड़ी तादाद में, करोड़ों की तादाद में, याद रखें ये सारे के सारे इंडियंस जो हैं दे आर एन एसेट, स्ट्रॉन्ग एसेट है इंडियन गवर्नमेंट का। अभी मैं कौन सी जगह देख रहा था, देयर वाज सम स्मॉल प्लेस जहाँ पे अभी नरेंद्र मोदी साहब गए हुए थे, रशिया के साथ एनर्जी पे कोऑपरेट करने को तैयार है। ठीक है ना जी। तो ये इसको इसको इस तरह नहीं देखना चाहिए। और वो इंडियंस क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो एनर्जी में इन्वेस्टमेंट है ना, ये नॉन आइडियोलॉजिकल है, नॉन पॉलिटिकल सिचुएशन है। मतलब ये वो कह रहे हैं कि डोंट ग्रैब अस इन एन आइडियोलॉजिकल बैटर और पॉलिटिकल बैटर। सो जयशंकर साहब का जो एड्रेस है वो अभी उन्होंने इंडियन कम्युनिटी से भी किया है वहाँ पे। ठीक है, वो इसीलिए किया है ये सारी चीज़ें कि लोगों को बताने में कि मैं ऑस्ट्रेलियन, इससे पहले कि देखिए ये भी एक बड़ी स्ट्रैटेजी होती है।
The moment you meet the Australian government, before that you connect with the Indian diaspora. उससे क्या होगा? वहां पे उनको पता चल जाएगा भाई इतनी बड़ी तादाद में जो इंडियंस यहाँ बैठे हुए ये ऐसा सीसॉ चल रहा है स्टॉक मार्केट का, किसी को समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। नेशनल डे हॉलीडेज हुए यहां पर अक्टूबर के फर्स्ट वीक पे, और सबको लगता था कि अब चाइना में एक स्टिमुलस पैकेज और दिया जाएगा। गवर्नमेंट ने प्रॉमिस कर दिया कि भाई हम 5% का जो हमारा ग्रोथ टारगेट है उसको पूरा करने के लिए कोई भी स्टिमुलस पैकेज देना पड़ेगा, हम देंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट कुछ भी स्टेटमेंट देती है, मार्केट काम डाउन हो ही नहीं रही। जो इन्वेस्टर्स है उन्हें मारने वाला काम अभी भी हम नहीं कर रहे। यानी कि जो हेजिटेंसी चाइना के अंदर है वो ये है कि जो प्रॉब्लम्स है वो डीप रूटेड है, इसको अब ठीक कैसे किया जाए। और शी जिनपिंग की जो पोजीशन है बड़ी ही प्रिकेरियस हो गई है। आपको याद होगा कि माओ जोदिंग जो थे, माओ के टाइम के ऊपर इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया था जिसको ग्रेट लीप फॉरवर्ड बोलते हैं, कि यहाँ मार मार के इनको सबको चाइनीज को सीधा किया गया। ये तभी बंदे थे पुत्र बने हुए हैं। पॉलिट ब्यूरो की जो मीटिंग हुई, जब सारे मंत्री इनके पूरे कंट्री के वो सारे आकर बैठे, शी जिनपिंग ने पहली बार एडमिट किया कि वी आर फेसिंग सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक डिफिकल्टीज। ये बहुत रेयर स्टेटमेंट है एक चाइनीज प्रेसिडेंट के लिए एक्नॉलेज करना कि उनकी रेजीम में गलतियां हुई हैं और कंट्री में प्रॉब्लम्स है। और इससे जो पूरी मार्केट थी उसका कॉन्फिडेंस भी शेक हो गया। ये जब एक प्रेसिडेंट चाइना का, एक कम्युनिस्ट, हमें कुछ करना चाहिए, यानी कि सारे प्रोपेगेंडा 10 साल के वो धराशायी हो गए हैं एक ही बार में। और शी जिनपिंग, उनका एडमिट करना कि डीपर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, इसके साथ एक पॉलिटिकल रिस्क भी है। वो क्यों? आपको याद होगा जब माओ के टाइम पर भी जब ये सारी पॉलिसीज गलत हुई थी, उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, उन्हें रिजाइन करना पड़ा था। और जो शी जिनपिंग है, पिछले 10 साल में कोई मेजर इकोनॉमिक विक्ट्री दिखाने के लिए इनके पास है ही नहीं। इस भारत भी उसी में से निकल के जा रहा है। अगर आपने मेरी आज की वीडियो देखी होगी या कल की वीडियो होगी, उसमें मैंने बताया था कि रियल एस्टेट मार्केट में कितनी बड़ी धांधली भारत के अंदर हो रही है। वहां पर जो मकान 50 लाख का होना चाहिए 2-2 करोड़ में बिक रहा है, यानी कि 3-3, 4-4 गुना प्राइसेस हमारे रियल एस्टेट वाले लोग हमसे लूट रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी किया नहीं जा रहा। यही काम चाइना के अंदर भी हुआ, जिसके कारण आज चाइना में हाउसिंग क्राइसिस, जिसको रियल एस्टेट मार्केट की क्राइसिस, ये वो डॉक्टर शेख कह रहे हैं। और वो जो कह रहे हैं कि हम जो अब चाइना जो है वो लीडरशिप को गैप को फिल कर रहा है, तो जो अमेरिका का फेलियर है हम उसको फिल कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, अमेरिका के फेलियर को वो कह रहे हैं कि हम गैप ब्रिज करेंगे की तरफ। यानी पूरे साउथ एशिया में अगर हम देखें तो कोई एक मुल्क जो तरक्की करता हुआ हमें नज़र आ रहा है, वो एक ही कंट्री है इस वक्त जो कमाल की तरक्की करता हुआ नज़र आ रही है। यानी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन गया, और जीडीपी ग्रोथ, और ट्रेड की हम बात करें, हम एक्सपोर्ट्स की बात कर लें, इंपोर्ट्स की बात कर लें, मतलब किसी भी शोबे की तरक्की की बात कर लें, तो पूरी दुनिया में वो डिस्कस होता रहता है। लोग उसके ऊपर बात करते हुए नज़र आते हैं। पता चला हमें जनाब के दुनिया का जो दूसरा अमीर तरीन बंदा है वो भी वहाँ से बन गया। चलें, ये तो मैं बिल्कुल एक आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ। विश्व के लगभग 60 से 65% देश आज भारत को अपना लीडर मानने में बिल्कुल भी संकोच या परहेज नहीं करते हैं। अगर आप देखो ना, जो पिछले 50 सालों का अगर आप दौर देखोगे तो उसमें क्या रहा है, मेजरली 20, 25, 30 ऐसे देश हैं जिनके इर्द गिर्द पूरी दुनिया वही कंट्रोल कर रहे हैं, और कुछ है ही नहीं दुनिया में। सारी उनकी दुनिया की करेंसी उनके हाथ में है, बड़ी बड़ी सारे का सारा ट्रेड उनके हाथ में है, टेक्नोलॉजी उनके हाथ में है, इंटरनेट उनके हाथ में है, एआई उनके हाथ में है, सब कुछ। अगर ये जो 30 भी मैंने ज़्यादा वर्ड बोल दिया, मेजरली 15-20, और उनमें 15-20 में से भी 3-4 हैं मेजरली जो सब कुछ अपने जेब में रख के चलते हैं। जो सब कुछ भी होता है उनकी मर्जी से होता है। उनके खिलाफ जाने वाले को तबाह कर दिया जाता है। उनके खिलाफ जाने वाले को क्या होता है, अगर डेमोक्रेसी वाला देश है, डेमोक्रेटिक देश है, तो वहाँ पे सत्ता उसका परिवर्तन करा दिया जाएगा, विद्रोह करा दिया जाएगा, उसकी सत्ता चली जाएगी, उसकी पार्टी फोड़ देंगे, कुछ भी कर देंगे। शेख हसीना के संग जो हुआ अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल है।
राजाशाही वाला देश है तो राजा को मरवा देंगे, कि ये तो भी होता है। हमारे बगल में नेपाल देश है, उसको आप देख लो, उसका एग्जाम्पल क्या हम सब ने नहीं सुना है, क्या क्या हुआ नेपाल के राज परिवार के संग। तो ये सब चीज़ें रही हैं। उसके बाद अब जो ये लगभग 125 देश थे, ये सफोकेशन फील करते थे, ये फील करते थे कि ये हमारी कोई इज्जत ही नहीं है, हम जो है पूरी तरीके से कंट्रोल में हैं मेजरली एक देश के, या एक बड़ा देश है और उसके साथ वाले जो 10-12 चेले चपाटे हैं उन्हीं के कंट्रोल में। हमें नहीं चाहिए ये, हम भाई अपनी मर्जी से चलेंगे और हमारे बारे में जो बेहतर सोच सकते हैं उसके संग रहेंगे। तभी हम देख रहे हैं आज भारत का जो ग्राफ बढ़ा है। अच्छा, चीन ने पिछले 10-15 सालों में कोशिश करी है उभरने की, इमर्ज करने की, मगर चीन मैं कहूँगा अमेरिका से भी पूरा परफॉर्मेंस वाला रहा है। चीन, अमेरिका फिर भी थोड़ा बहुत सोच लेता है, अमेरिका फिर भी चीज़ों को ढंग से हैंडल करता है, पर्दे के पीछे रहकर करता है। चीन जो है, चीन तो सीधे हंटर मारता है, चीन तो सीधे लाठी मार, जो कॉलोनियल एरा में होता था ना, जो ब्रिटिशर्स करते थे, जो पुर्तगाली करते थे, जो स्पेनिश करते थे, फ्रेंच करते थे, वो करने की कोशिश करता है आज के दौर में चाइना। अरे आज के टाइम पे ब्रिटेन ये नहीं कर सकता, आज के टाइम पे फ्रांस ये नहीं कर सकता जो उसने उस दौर में कर लिया। बट आज भी है कि लाठी लेकर के खड़े रहो, बिल्कुल वो राजाशाही चाहिए उनको, वो चीज़ आज हो नहीं पा रही। इसीलिए चाइना को तो और तेज़ी से पब्लिक जो है दरकिनार कर रही है।